नमस्कार। मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान की ओर से। जिनका आज हम साक्षात्कार करने वाले हैं उनका नाम है श्री शांति प्रकाश उपाध्याय जी, जो पेशे से एक आईटीएन है और शौक से कवि और लेखक हैं। भारत में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान में सिंगापुर के नागरिक हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर इन कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। सन 2008 में आपने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS से एमटेक किया। आपने फ्रांसीसी खेल पेतांग 2015 में आपका चयन सिंगापुर नेशनल टीम में हुआ और आपने साउथ ईस्ट एशियन गेम्स सी गेम्स 2015 और एशियन बीच गेम्स 2017 में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में आप सिंगापुर के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी पब्लिक सर्विस में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। सन 2020 में आपकी पुस्तक मेरी अनुभूतियां हिंदी कविताओं का संकलन प्रकाशित हुई। आप और आपके पिता की साझा पुस्तक 2023 में देखो मैं गांव था अमेज़न बेस्ट सेलर में 7वें नंबर पर रही और अमेज़न हॉट सेलर में की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही। तो आइए हम मिलते हैं हमारे मेहमान श्री शांति प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार शांति प्रकाश जी। नमस्ते अनुसुईया जी। विश्व साहित्य सेवा संस्थान की सिंगापुर इकाई में आपका स्वागत है और वेलकम। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप हमारे शो में आए हैं थैंक और यू। हम आपका इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता? अनुसुईया जी, विश्व साहित्य सेवा संस्थान में मुझे बुलाने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और आपके प्रश्न, हमारा बचपन, मैं हालांकि सिंगापुरियन हो चुका हूं लेकिन मेरा बचपन इंडिया में सुल्तानपुर एक जगह है, वहां जी। पर बीता ज्यादातर। हम्म। बचपन में सुल्तानपुर शहर में ही पैदाइश हुई। वहां से 60 किलोमीटर दूर मेरा गांव था। हम्म। तो और इसके बाद कुछ कक्षा 6 पास करने के बाद मैं नवोदय विद्यालय चला गया। वहां पर गौरीगंज एक जगह है, अमेठी। जी जी अमेठी एक जिला हो गया है, जी जहाँ जहाँ की बहुत सारे पॉलिटिकल हैवीवेट्स चुनाव लड़ते रहे हैं। जी तो जी। वहां से मैंने 6 से 12 तक की पढ़ाई की है और अच्छा। बचपन हाँ हाँ। 18 साल तक मैं वहीं पे रहा, सुल्तानपुर के आसपास। जी। नवोदय विश्वविद्यालय का तो काफी नाम है वहां पर एडमिशन मिलना मतलब काफी मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जो बच्चे वहां का एग्जाम पास कर लेते हैं वो कुछ ना कुछ बनकर ही निकलते हैं, जो वहां से निकलते हैं। जी, क्लास 6 में 60-70 बच्चों को लेते हैं हम्म और उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो हम्म कि मैंने पास किया और इसके बाद वहां पर दाखिला हुआ। तो वहां पे बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए, उस समय आप जानती हैं कि उस समय सुविधाओं की कमी थी, तो एक रेजिडेंशियल स्कूल था जहाँ सब कुछ खेलने के, पढ़ने के लिए ना बहुत हम्म। ही सुखद था। तो वहाँ वहाँ पे हमारा क्लास 6 से 12 तक वहाँ बीता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर कैसे उसके आगे का सफर कैसा रहा? तो बचपन में अक्सर अक्सर 12th के बाद मैं जब पढ़ाई पास किया, इसके हम्म। बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। वहां पर मैंने बैचलर्स की डिग्री मैथ्स में की और जी। वहीं पर बैचलर के बाद एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम था। हम्म। वो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस MCS कहते थे। वहां जी। पर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में के एग्जाम के लिए 4-5 यूनिवर्सिटीज एक साथ काम करती थी और वहां से लोगों को पहले तो साइंटिस्ट बी पर ले जाते थे, लेकिन बाद में केवल स्कॉलरशिप देते थे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक था, उस परीक्षा में मैंने टॉप किया और मुझे मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला। वहां से मैंने अपनी अपनी पुरजोर से पढ़ाई की
और इसके बाद सॉफ्टवेयर आईटी सॉफ्टवेयर में आया। और सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ सिंगापुर आया, सिंगापुर से एमटेक किया। तो पढ़ाई का एक बहुत बड़ा दौर रहा। रहा और आपका। जो जो भी मैं चाहता था वो पढ़ाई कर ली, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जी बात है आपके जीवन में। आप मतलब चलते रहे और चलते चलते भारत से सिंगापुर आ गए पढ़ते पढ़ते। तो हिंदी में जी। कविताएं लिखनी है, ये आपने मतलब कैसे सोचा, और ये शौक कैसे आपके अंदर पनपा? तो बचपन में अक्सर मैं किसी किसी कारणवश जब भी कभी भावुक होता था या किसी को थैंक यू कहना होता था या किसी के प्रति आ, उपकार की भावना आती थी तो मैं कविता लिखता था। जी और ये एक एक दो चार लाइन लिख दी। और वो क्लास 7 से शुरू हुआ। तो क्लास 7th में मैंने गुरु और माता और पिता के लिए एक कविता लिखी थी। और एक कंपटीशन था, पोएट्री कंपटीशन था क्लास जी 7th में। तो मैं जी। उस पोएट्री कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहता था और मैंने वो कविता लिखी थी। मुझे कुछ लाइनें याद हैं। हे हाँ। गुरु तेरा है उपकार, न भूल सकता हूं न भूल पाऊंगा। हम्म, तूने मुझे ज्ञान दिया, दिया प्रेरणा और प्रमाण। तू गुरु नहीं गीताश्वर है, तुमको करता शत शत प्रणाम। हे गुरु तेरा है उपकार, न भूल सकता हूं न भूल पाऊंगा। तो इस डेडिकेशन को मैंने गुरु को दिया। और वहां से वहां पर मुझे प्राइज भी मिला, सेकंड पोजीशन पे मेरी कविता रही। और वहां से मैंने मेरे गुरुओं ने पूछा कि आपने गीताश्वर क्यों लिखा था उनके लिए। तो हम्म, मैंने कहा गीता का स्वर देने को भगवान श्री कृष्ण से आपकी तुलना की थी, इसलिए मैंने आपको गीताश्वर कहा था। एक हम्म, गुरु तू गुरु नहीं गीताश्वर है, हम्म, तुमको करता सत सत प्रणाम। तो वहां से एक तरह से कहिए कि कविता की जर्नी चालू हुई। शुरू हुई। और धीमे धीमे मैं कविताएं तब तब लिखता रहा जब तक कि झंकृत था या किसी कंपटीशन में नहीं हो रहा है या बहुत डूबा हुआ हूँ। हम्म, हमारे पिताजी भी कविता लिखते थे और कभी कभी मैं सुनता भी था कि वो लिखते हैं। तो अच्छा कभी कभी उनको दिखाने के लिए कि मैं भी अच्छी लिखता हूँ अच्छा अच्छा। मैंने लिखना चालू किया कि हम्म। उनको अच्छा लगे कि हाँ हमारा बेटा हाँ। भी लिखता है। तो हम्म बाद में तो ये हो गया कि उनको कुछ दो चार लाइनें मैं सुनाता रहता था अपनी हम्म। भावनाओं की, जो हमारे पर बीत रही है, और जी। उतना ही रहता था। अच्छा। तो अ, तो ऐसे धीमे मीन्स कुछ कविताएं ऐसी थी कि बहुत हॉलमार्क हो गई। और मैं जब कंपनी में ज्वाइन करा, जिस कंपनी में काम किया, वहां पे कोई फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ, तो मैंने जरूर सुना। यहाँ तक कि सिंगापुर की कंपनीज में भी सुना। तो वो एक तरह से बहुत ही सुखद था कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ जी भी चल रहा था। उसके जी। कारण जो है इंटरेस्ट बढ़ता रहा। हम्म। धीमे धीमे करके और भी इंटरेस्ट आने लगा, फिर कविता की किताब तक पर पहुंच गई। क्या जी, बात। इस तरह हमारी कविता की जर्नी शुरू हुई। बहुत सुंदर। कहा जाता है ऐसा कि जो कवि होते हैं उनकी आवाज जो होती है वो डिवाइन होती है। कहीं ना कहीं हम जी उन चीजों से जुड़े हुए होते हैं जो कि अदृश्य होती हैं, और वो चाहते हैं कि जी हम समाज को कुछ लिख कर दें, कुछ ऐसा लिख कर दें जो कि वो समाज पढ़े और उन राहों में चले। तो आप जी माध्यम बने डिवाइन से। मतलब आपकी कविताओं के बीच में जब भी मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ी है, तो उसमें जो लिखे हुए शब्द हैं वो शब्द यही कहते हैं कि कुछ कह रहे हैं। मतलब एक उत्साह भरने की जो बात है इंसान के अंदर, जोश भरने का जो जज्बा है, वो आपकी जी कविताओं में मैंने देखा है और समझा है उसे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप समाज को अपनी कविताओं के माध्यम से एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने एक आगे के प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न कह लीजिए है कि आपके लेखन कार्य को देखकर आपका परिवार किस प्रकार सहयोग करता है? मतलब उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्शन होता है जब आप उन्हें कुछ लिख कर दिखाते हैं और सुनाते हैं? तो एक्शन रिएक्शन हर जगह होता है। तो जी सबसे बड़ा एक्शन तो ये है कि उन लोग का, कि मुझे समय देते हैं। जी तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे मुझे समय देते हैं। हालांकि मैं उनका समय लेकर ही इन कविताओं का सृजन करता हूँ। जी। कुछ चीजें मैंने, पहले मैं बहुत पढ़ाने में इंटरेस्ट रखता था बच्चों को, तो हाँ वो हाँ। सब चीजें मैंने दूसरों को दे दिया है। अच्छा। मैंने कुछ ट्यूशन लगा दिए हैं, ये सब कर दिया है। हम्म, लेकिन
पत्नी मुझे समय देती हैं, और वो हमारी एक तरह से समीक्षक भी है, अच्छा है नहीं अच्छा है हम्म। ये भी ये भी बताती हैं। हम्म। और कभी कभी इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो सकता है और लोग को अच्छा लगे। और हमारी वर्तनी का सुधार भी करती हैं, क्योंकि मैं आईफोन पर अक्सर टाइप करता हूँ, तो हम्म। मैं टाइप टाइप करके भेज देता हूँ। तो टाइप करने के बाद वो कहती हैं ये गलत है ये सही है। तो एक तरह से जब मेरी किताब आई तो मैंने उनको ये कह दिया कि आप ही इसको पूरी तरह पढ़िए और बताइए कि कितनी गलतियां हैं और कहाँ कहाँ पे। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मैं कहूँगा। हम्म। एक तो ये सपोर्ट है, दूसरा कि जब आप फर्स्ट हैंड व्यू पा जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, कम से कम एक लोग जो जिसे कहते हैं कि सबसे आपके करीब आदमी जो आपको कह भी सकता है कि अच्छी नहीं है मत लिखो बिल्कुल। ये, ऐसा है, तो वो ऐसा फीडबैक जो मिलता है उस वो बहुत अच्छी चीज है। वो तो ट्रुथ इस तरह होता ये है, लोग सत्य सपोर्ट काफी होता है, करते हैं मेरा। मतलब उसमें कोई बनावटी बात नहीं होती है। जी। जी। बहुत जी। बढ़िया। तो आप आपकी पत्नी क्या करती हैं सिंगापुर में? जी, वो भी हमारी तरह बड़ी बीएससी करके आई थी। हम्म। और उस समय सिंगापुर में आने के बाद उन्होंने, हम लोग का एक सपना था कि उनको पढ़ाऊंगा कहीं पर, तो उन्होंने एनटीयू से अपना आईटी में डिप्लोमा किया, चाइल्ड केयर कोर्स किया, हम्म। लीडरशिप कोर्स किया, लगभग 6-7 साल तक पढ़ती रही। हम्म। अभी आजकल वो एक चाइल्ड केयर स्कूल में जो है हम्म। प्रिंसिपल हैं, और क्या? वहां पर उसका प्रबंधन देखती हैं। और ऐसे ही उनके अंडर 4 क्लस्टर प्रिंसिपल हो चुकी हैं, जो जी। 4-5 चाइल्ड केयर के प्रिंसिपल्स को भी वो देखती हैं कि कैसा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत तरह से उन्होंने भी बहुत छोटे से शुरू किया, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने भी काफी बढ़ोतरी की। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो इसका समन्वय कैसे बनाते हैं आप, मतलब आपका हिंदी में लिखना और प्लस आईटी में जॉब करना, यहाँ पर जॉब करना सिंगापुर में, मतलब काफी समय देना पड़ता है और परिवार को भी समय देना। मैंने आपके जी। परिवार को भी देखा है, बहुत अच्छी तरह से सभी बच्चे ग्रोन अप हुए हैं। तो इस संतुलन को आपने कैसे मेंटेन किया? जी, तो ये ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत क्लिष्ट है कि किस तरह संतुलन बनाए रखना। हम्म। अक्सर मैं, जो हमारी कविताएं हैं वो संडे की आफ्टरनून में लिखी गई हैं। जी। अक्सर मैं संडे को खाना खाने के बाद ही लिखता हूँ। जी। और मान लीजिए मैंने लिख दिया तो फेसबुक पे डाला या कहीं पर रिकॉर्ड किया, वो हम्म। सब काम इधर उधर टाइम पे होता है, लेकिन मैक्सिमम काम जो लेखन का है वो संडे आफ्टरनून में रहता है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि हमारी पत्नी जी टाइम से आ जाती है, 5 बजे आ जाती हैं, तो उसके जी। कारण एक सबसे अच्छी संभावना है कि मैं अगर लेट आऊं, मैं 8 बजे आऊं, 10 बजे आऊं, तो वो घर पे हैं, तो एक तरह की निश्चिंतता रहती है है। कि वो टेक केयर कर रही हैं। तो जी। एक संतुलन वो ज्यादा बनाती हैं, मैं तो हरदम तोड़ता रहता हूँ। तो एक दूसरा, आईटी में कभी कभी जॉब्स में हम्म। लेट काम करना या सवेरे अर्ली जाना, ये सब हरदम रहता है। जी। तो उस बीच में मैं अक्सर कविताएं कभी कभी एमआरटी में जाते वक्त लिख देता हूँ, और हम्म। अक्सर मैं बहुत सारा काम एमआरटी में जाते वक्त कर लेता हूँ। तो मेरा मेरा उपयोग। अगर मान लीजिए मैंने 4 लाइन शुरू की है, तो अक्सर मैं एमआरटी में आते जाते 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं, तो हम्म। उतने में मैं कुछ सृजन भी कर देता हूँ, मैं क्या? लिख भी लेता हूँ। क्या? तो और कुछ पढ़ाई भी कर लेता हूँ। तो वो टाइम मुझे लगता है कि अगर मैं कार चला रहा होता या कहीं और किसी तरह इंगेज होता तो वो टाइम हमें ना मिलता। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। जी। जी बिल्कुल, बहुत सही का बात कही आपने कि जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो समय बिताते हैं उसका सदुपयोग करना, ये हमारे लिए काफी लाभकारी हो जाता है। जी। तो जी। जब आप भारत से सिंगापुर आए तो कभी दोबारा नहीं सोचा आपने कि सिंगापुर से वापस भारत जाना है? जी, जब मैं पहली बार आया तो मुझे लगा कि मैं इसी देश में रहना चाहता अच्छा जी। हूँ। मतलब तो सिंगापुर आपको बहुत अच्छा लगा? क्योंकि हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, हमारे साथ कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी थी, तो आते ही हमारा जुकाम उखाम जो हरदम रहता था 24/7, वो सब खत्म हो गया। तो उसके अच्छा। कारण मैंने सोचा कि मैं रहूंगा तो इसी कंट्री में रहूंगा। और मैं प्रयासरत था कि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने का
मौका भी मिले। और तो मैं 26 साल की उम्र में यहाँ पर आ गया। तो मैं अपने दोस्तों को देखा कि बड़े खुश हैं, छोटा सा कंट्री है और बहुत सारी संभावनाएं, वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे तो सब कुछ किया जा सकता। तो मुझे लगा कि छोटी यहाँ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, तो जितने भी बचपन के मेरे शौक थे वो जी सब पूरे हो सकते थे इस देश में, क्योंकि हर चीजें नई थी और हर चीजें नजदीक थी। तो वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो भारत जाने और ना जाने का, एक्चुअली मैं जितनी बार भारत गया हूँ अपने पर्सनल काम से, और तो लगभग मैं 2-3 बार चला जाता था साल भर में। जिस हाँ, साल आया था उस बार 4 बार गया, 3-4 बार गया। ऐसे ही अभी कोविड के पहले भी 2-3 बार जरूर जाता था पिताजी को देखने और वहां पर परिवार को देखने। तो लगाव तो ज्यादा ही हो गया है, जैसे कहते हैं आप दूर रहिए तो लगाव हो जाता है। जी लेकिन रहना, मैंने ये सोचा कि मैं सिंगापुर में रहूंगा। हालांकि मेरा एक बार यूएस में भी हुआ था H1B, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, मुझे बहुत सारी चीजें अपनी हम्म, पर्सनल लाइफ में, इतना आराम है यहाँ पे कि आपको पर्सनल टाइम मिलता है। मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारा टाइम हम निकाल लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से, तो वो बचत को लेकर मैं बड़ा आशान्वित था कि ये कंट्री में ये है कि टाइम बचा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो देखकर मैंने सोचा कि कंट्री में मैं रहूंगा। और दूसरी बात, भारत से नजदीक था, भारत का कल्चर भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल सही तो बात। उन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं सिंगापुर में ही रहूंगा। जाने के लिए तो कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है, सिंगापुर है ही इतनी अट्रैक्टिव सिटी का कंट्री कि एक बार आप आ जाएं यहाँ पर, और अगर आप 12 साल या 15 साल भी हो जाएं तो भी ऐसा लगता है कि अभी इसमें मतलब बीच में कोई ऐसा उतार चढ़ाव ऐसा नहीं घटता जो कि बहुत ही असहनीय हो। बहुत ही स्मूथ तरीके से जिंदगी जी चलती है, और ये बहुत इंसान जी को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। और हम यहाँ पर मतलब अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से अच्छी आदतों के साथ रखते हैं तो हम अपनी सारी चीजें, सारी उम्मीदें, सारी जो आशाएं हमारी वो पूरी कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर जी सिंगापुर के बारे में। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपने अपने बुक में कहा था कि 20 साल बाद आप जब गांव गए थे, तो आप जहां भारत में रहते थे वो एक अलग स्थान था और आपका जो इंटरनल गांव था वो अलग स्थान था। मुझे ऐसा महसूस हुआ वहां से। जी जब आप वहां पहुंचे और वहां देखने के बाद आपने ये पुस्तक लिखी कि देखो मैं गांव था, और आपने उनके शब्दों मतलब जो आपने महसूस किया शब्दों में पिरोकर एक किताब तैयार कर दी आपने। वो किताब अमेज़न में बहुत फेमस रही, हम लोगों ने पढ़ी, सिंगापुर में भी काफी लोगों ने पढ़ी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि शब्दों में आपने लिख तो दिया है, लेकिन कभी हकीकत में हमें कुछ करना हो, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो गांव के लिए, तो कभी ऐसी भावना जागी है कि मुझे वहां जाकर, वहां पर रहकर अगर मौका मिलता है तो आप कुछ वहां की प्रगति के लिए, या वो गांव गांव ही बना रहे, इस बात पर आप सहयोग करें या कुछ श्रम दान करें, ऐसा कुछ सोचा है आपने अपने जीवन में? बाउंड्री बनाकर एक छोटा सा मकान बना के वहां पे कुछ करते हैं। तो मेरा तो अंदर से 2-3 मन है, जो कि हरदम सोचता हूँ कि या तो एक मंदिर या एक पुस्तकालय वहां पर जरूर बनाऊं। जी। क्योंकि रहना तो बड़ा मुश्किल है जाकर रहना, लेकिन क्योंकि दूरियां हैं, जॉब है, बच्चे हैं। लेकिन ये मन जरूर है कि मैं एक छोटा सा पुस्तकालय वहां पर बनाऊं, वहां पर कम से कम 500 किताबें रखवाऊं और न्यूज़पेपर रोज पहुंचवाऊं, जी जी। जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों का, अगर जिसको वहां पर पढ़ना हो, देखना हो, वहां आ सके। तो ये मन में विचार है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रयासरत भी हूँ। देखते हैं कि कहाँ तक बात ये पहुंचती है। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर ये बात होगी। तो इस तरह मैं गांव को कुछ देना जरूर चाहता हूँ, एक उपहार अपने पिताजी के नाम, जहां से वो बड़े हुए हैं जी। और उनकी परवरिश हुई है। तो ये मन में हरदम रहता है, और जरूर ये 3-4 साल में जरूर करूंगा कुछ ना कुछ। बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और पुस्तकालय वाली बात तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि वहां पर जब पुस्तकें होंगी और बच्चे पढ़ेंगे
जो भी जाएगा वहां पे, जिन्हें इस चीज में रुचि होगी, वो पढ़ेंगे तो उनका नॉलेज बढ़ेगा और वो जानेंगे बहुत सारी चीजों को। कुछ किताबें यहाँ से भी होंगी, सिंगापुर से या दूसरे देशों की भी होंगी, तो बच्चे जानेंगे कि क्या संस्कृति है वहाँ की और यहाँ की। तो ये चीज बहुत बहुत सुंदर जी। आपने विचार रखा हुआ है अपने मन में। और भगवान करे कि भगवान की पूरी सहायता मिले आपको और आप इस कार्य को अंजाम अंजाम दें। जी। थैंक यू। आगे जो सवाल है हमारा कि आपकी पुस्तक देखो मैं गांव था कि पृष्ठ नंबर 142 पर एक कविता है, मन कैसे ये इजहार करे। जी। जी। किस संदर्भ में लिखी गई थी और किसके लिए लिखी गई थी? शायद कहीं मैं पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं कर रही? जी नहीं। तो देखिए, कभी कभी हमारी कविताओं में एक चीज आप देखेंगे कि हर एक कविता के पीछे एक कहानी है। सबसे बड़ी बात मैं लिखना जो चाहता हूँ, हर एक कविता के पीछे एक कहानी लिखना चाहता जी हूँ। और उस कहानी के पीछे अगर आप किसी भी कविता को उठा के देखिए तो मेरे पास एक कहानी है आपको बताने के लिए। जी जी तो इस कविता में पत्नी की थोड़ा बहुत नाराजगी पर जब बातचीत जो कम होती थी, तो उसके लिए मैंने उनके लिए लिखा था। अच्छा। तो आप बात नहीं करना चाहते लेकिन उनके बारे में, सोच। उनसे बात करना भी चाहते हैं लेकिन अपने दम्भ में आप बात भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए लिखा था, सागर सी तेरी आंखों में दर्शन का अपना ही सुख है, आंखें तेरी कहती सब कुछ, नैनों से बतलाऊं कैसे, क्या बात है। नैना ढूंढे जब तुमको, कैसे तुम्हें बताएं हम, पल भर ना देखें वो तुमको, सागर से बह जाए तब, इन कहे इन अनकहे अधरों पर कहने को कितना भी कुछ है, मैं सुनने का आतुर हूं, होठों पर लाऊं कैसे। अब नाराजगी है तो कैसे बात करें। सही सही तुम बात है, कहीं ना सोचे कहीं। यह मन तुमको, हम्म। हरदम सोचे यह मन तुमको, मन कैसे ये इजहार करे, फूलों की मसी तुम बनकर, फूलों की स्याही बन जाओ तुम, जी। फूलों की मसी तुम बनकर, सज जाओ कविता की जैसे, सज जाओ कविता की जैसे। तो बहुत आप कविता बन जाइए, मैं बात करता रहूंगा, तो क्या इसलिए बात। मैंने ये पोयम लिखी थी। बहुत सुंदर कविता आपकी। और इस तरह से आप मतलब कविताओं का इस्तेमाल इन कार्यों के लिए भी करते हैं। अगर पत्नी जी। नाराज हो जाए तो उन्हें मना लेते हैं। बहुत जी। सुंदर। तो आप और भी एक मैंने पढ़ा सबसे लास्ट के पार्ट पृष्ठ में लिखा हुआ है कि सनातन यह शाश्वत है। तो इस जी। कविता के माध्यम से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे जीवन में या आप कह लीजिए कि बचपन से गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये सब हम लोग के संस्कृति में है। और सनातन का अर्थ शाश्वत है, जी तो इसलिए सनातन की कविता का नाम है सनातन यह शाश्वत है। जी इस कविता के नाम से मैंने लिखा। तो सनातन का एक्चुअल अर्थ होता है ना आदि हो ना अंत हो। जी तो जिस चीज का आदि और अंत नहीं है, उसके लिए ये हमारे जीवन का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। और यह कविता एक संदेश है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि सनातन जो है केवल धर्म नहीं है, जी। हिंदू धर्म नहीं है, या किसी डोर से इसको बांध नहीं सकते। ये एक जीवन ये शैली एक, या जीवन की शैली है, राह है। क्या है। अब अगर आप देखिए तो हिंदू धर्म जो है वैदिक धर्म है। बहुत सारे हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहते हैं, वेद है, पुराण है। तो इन सबको मैंने जब जो कुछ जानता हूं उसको मैं समराइज करने की कोशिश किया एक एक छोटी सी कविता में। तो मुझे वसुधैव कुटुंबकम का स्मृति हुई, जिसको मैंने लिखा है कि सर्वे भुवंत सुखिनः है ये, मेरी रग रग में बसता है, मानव मूल्यों को भरता है, वसुधैव कुटुंब का ये प्रेरक, हर संस्कृति का ये पूरक है, यह शाश्वत है, यह शाश्वत है। जी जीने की कला है, जी सर्वे भुवंत सुखिनः है ये, त्याग सत्य का प्रेरक ये, यह सबका मंगलकारी है, यह जीवन की लयकारी है, यह शाश्वत है, यह शाश्वत। इसी प्रकार सत्य, मित्रता, समानता, भगवान राम जब जाते हैं
कहाँ पे उसके पास सेवरी के पास भरत जिस प्रकार का प्यार दिखाते हैं राम के लिए, जी भाई भाई के बीच में जो प्यार है, जी ये सब की कविता है। राम राम का साधक ये, अनुराग राम में करता है, जन जन है, जन जन में ये व्यापक ये, राम राम का साधक ये, अनुराग राम में करता है, त्याग भरत का व्यापक है, यह शाश्वत है, यह शाश्वत है। तो इन सब की संवेदनाएं अंदर है। जी तो शाश्वतता का अर्थ यहाँ पर यही है कि जो प्रेम है, जो स्मृतियां हैं, जो जीने की कला है, जो गुरु के प्रति सम्मान है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, जिनको हम पूजा करते हैं, जी नदियों की पूजा करते हैं, जी, आत्मा को एक अविनाशी चीज मानते हैं, बिल्कुल भक्ति है, दर्शन है, इन सब का एक सार है सनातन धर्म। तो बिल्कुल। इसलिए ये कविता एक तरह का संदेश है सबके लिए कि अगर आप उससे जुड़े हैं तो इसको पढ़िए, इसको जानिए, और इसमें जीवन के हर पहलू पर आपको एक मार्गदर्शन मिले। उस मार्गदर्शन को अगर देखना है तो आप जो है गीता को जाके देखिए, आपको तुरंत बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। समझ में आने तो लगे। ये एक तरफ का संदेश है जी। मैंने जितना भी देखा है अभी तक कि जितने भी हिंदू या जिस कवि हैं, वो पहले ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और फिर वो कविताएं लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे उनके अंदर पहले पूरा ज्ञान आ जाता है और उसके बाद वो लेखनी पकड़कर उस ज्ञान को अपनी पुस्तक में निकालना शुरू करते हैं। तो सनातन धर्म जो एक जीवन जी शैली है, अगर इस जीवन शैली से आप बड़े होते हैं, करीबन 18 साल पूरे कर लेते हैं, तो अपने आप वो संवेदनाएं, वो भावनाएं जागने लगती हैं कि जिन्हें आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ मैं अपने तक ही सीमित न रखूं, इसे लिखूं और लोगों को बताऊं, समाज को दिखाऊं। जी तो ये बहुत अच्छी जी बात है और आप उन चीजों से जुड़े हुए हैं जो मैंने भी अनुभव किया है। ये बात कि जब आप में ये जागृति आती है, जब आप पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं, जब अपने धर्म को, जब जो सारे धर्मों को समझते हैं आप, और आप पूरे आदि से लेकर अंत तक के, मतलब इन चीजों को समझ लेते हैं, तब आपको ऐसे लगता है कि कोई ये कह रहा है कि अब आप समझ चुके हैं, अब आप इसे लिखना शुरू करें, ताकि शायद जो हमारे पुराने महाकाव्य हैं वो ऐसे ही रचे गए होंगे। क्योंकि उस समय जी जो लिखने का मतलब, जो पढ़ाई का स्तर था वो वेद ही थे, जो वो वेद पढ़ा जी करते थे। तब इस तरह की किताबें नहीं होती थी कि भाई हमें आईटी में जॉब करनी है या इंश्योरेंस में जॉब करनी है। तो उस समय जी वो वेदों से पढ़कर पूरे ब्रह्मांड की और अपने धर्म की, अपने सनातन धर्म की जो ज्ञान लेने के बाद फिर उन्होंने महाकाव्य लिखना शुरू किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप इस विषय में क्या कहते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने बहुत सुंदर से विवेचना की इस चीजें की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको आपको पता है कि हम लोग के यहाँ श्रुतियां और स्मृतियों के नाम से हर चीजें शुरुआत हुई। श्रुतियों का मतलब हुआ सुना हुआ, तो जो एक गुरु परंपरा के थ्रू एक जी जी बच्चे से भगवान से शुरू हुई, और धीमे धीमे करके वो ऋषियों मुनियों को आई। और दूसरा स्मरण और बुद्धि से स्मृतियां, जिससे आप पढ़ाई करने के बाद आप लिखते हैं, आपकी बुद्धि से, आपकी विवेचना से निकलती है। तो ऐसी स्मृतियों का बहुत ही लेखन है, और हमारे ख्याल से आपने बहुत अच्छा समराइज किया इस बारे में कि ये सब जो है एक एक शक्तियां पैदा होती हैं आप पढ़ने के बाद, और उसके थ्रू आपके अंदर वो भाव आते हैं जिससे आप लिखना शुरू करते लिखना शुरू करते हैं। हैं। जी ये सब कुछ मतलब पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, बस आपको एक पकड़ना है, जैसे डोर पकड़ते हैं और फिर वो आप जी डोर पकड़कर उस चीजों को आप उतार सकते हैं अपनी किताबों में। तो आगे भी आप लिखते रहिए ऐसे ही, और आपकी भावनाएं जो हैं वो डिवाइन से जुड़ी रहें, और हमेशा इस तरह के भाव आप निकाल कर अपनी पुस्तकों के द्वारा हमें पढ़ाते रहें और हम आपको सुनते रहें। शांति जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश्व साहित्य सेवा संस्थान से हमेशा जुड़े रहिए, और आगे हम और भी आपसे बात करेंगे। जब भी मौका मिलेगा, जी जब भी आपकी पुस्तक आएगी, हम आपका साक्षात्कार करेंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं, श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी धन्यवाद। विश्व साहित्य सेवा संस्थान का, अनुसुईया जी, आपको एक कवि जो है हरदम सृजन में लगा है, और उसका मूल उद्देश्य जो है समाज को एक दिशा देने का है। और एक तरफ कभी कभी हास्य व्यंग और चीजें होती हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है
वो ये है कि समाज को एक दिशा प्रदान करे, एक एक तरह से उसको उद्देश्य को पालन करके जिन चीजों का ह्रास हो रहा है, जिस सत्यता का निर्वहन नहीं हो रहा है, उसके प्रति भी आवाज उठाए। क्योंकि कवि ऐसे लोग हैं जो कि लोगों में ऐसी भावनाएं जागृत कर सकते हैं, ऐसी विशेषताएं बना सकते हैं कि वो छोटी चीज भी बड़ी लगने लगे। तो जी। इसलिए हमें हमें ये हमारा दायित्व है कि हम कुछ ऐसा सृजन करें और कुछ बनाएं जिससे कि हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारी फ्रेटर्निटी को एक तरह से एक नई दिशा मिले। शामिल सके। और देखो मैं गांव था कविता का संग्रह जो है वो इसी को परिलक्षित करता है कि हम एक उद्देश्य से बहुत लोगों को जोड़ना चाहते थे, अपने गांव से जोड़ना चाहते थे, जी। उनके परिवेश से, उनके पूर्वजों से जोड़ना चाहते थे। इसलिए इस कविता संग्रह का नाम भी देखो मैं गांव था ही रखा। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने एक अच्छी 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 तरह से समराइज किया इन सब चीजों को। आपने भी बहुत अच्छी तरह से समराइज किया, और हमें समझ में आ रहा है ये चीजें कि गांव और शहर तब बनते हैं जब वहां इंसान रहते हैं। लोग कहते हैं कि जी मानव की माया होती है। तो और वो पूरे मतलब जो हम पृथ्वी अगर हम देखें तो मानवों के द्वारा ही बनी हुई है, और पृथ्वी के हर भाग, हर भूमि पूजनीय है, चाहे वो गांव जी हो चाहे वो शहर हो। सिर्फ अगर आवश्यकता है तो अच्छे विचारों की, प्रगति वाले विचारों की, ताकि हर जगह, हर पृथ्वी का हर एक कोना सुनहरा बन सके। अगर हम देखें कि कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो अगर हम पृथ्वी को पूरा एक परिवार माने, तो हमारा दायित्व बनता है कि चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, जहां हम रह रहे हैं उस पर्यावरण को, उस वातावरण को हम इतना सुगंधित बनाएं कि वहां रहने वाले लोगों को मजा आए और बहुत अच्छा महसूस करें। और यही एक समाज का धर्म बिल्कुल। है। तो अब हम हमारी बातें बड़ी अच्छी रहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोतागण बहुत कुछ सीख पाएंगे इन बातों से। और आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनसुईया अनसुईया जी। आपको फिर से मुलाकात होगी आपसे। जी। धन्यवाद।